खासी तेज रफ्तारी से सड़क पर दौड़ती हुई आगे चली जा रही थी। कार की ऊपरी सीट पर शागल अकड़े हुए अंदाज में बैठा हुआ था। उसके बैठने का अंदाज ऐसा था जैसे किसी मुजस्मे को कार की ऊपरी सीट पर बिठा दिया गया हो। ये उसका खास अंदाज था। कार तेजी से दौड़ती हुई सदारती हाउस की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। शागुल अपने ऑफिस में मौजूद था कि सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी ने उसे फौरी तौर पर एक अहम मीटिंग में शिरकत के लिए सदर की तरफ से तलब कर लिया और शागुल कार में बैठकर फौरन रवाना हो गया था, क्योंकि मिलिट्री सेक्रेटरी ने बता दिया था कि इमरजेंसी मीटिंग कॉल अभी की गई है और 15 मिनट बाद उसका आगाज़ हो जाएगा। इसलिए शागुल के पास ज़ाया करने के लिए कोई वक्त ना था और वैसे भी वो जानता था कि काफिस्तान के सदर वक्त के मामला में इंतहाई असूल पसंद और सख्त गिर वाक़या हुए हैं। और फिर 10 मिनट की तेज़ रफ्तार ड्राइविंग के बाद कार सदारती हाउस में दाखिल हो गई। एक महसूस इमारत के सामने जाकर कार रुकी और ड्राइवर ने तेज़ी से नीचे उतरकर बड़े मोदबाना अंदाज में दरवाज़ा खोला और शागल अकड़े हुए अंदाज में बाहर आ गया तो इमारत के बरामदे में मौजूद 2 मुसल्लिह दरबानों ने शागल को सैल्यूट किया तो शागल सर हिलाता हुआ आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वो एक हाल नुमा कमरे में दाखिल हुआ। ये सदर साहब का स्पेशल मीटिंग रूम था। हाल में दाखिल होते ही वो बेइख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि वहाँ पहले से ही मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ कर्नल रामेश और कौमी सलामती के मशीर कर्नल कृष्ण बैठे हुए थे। शागल तेज से कदम उठाता आगे बढ़ा और किसी से हेलो किए बगैर वो तीसरी हाली कुर्सी पर इस तरह अकड़ कर बैठ गया जैसे उसने अब तक की तमाम जदोजहद उस कुर्सी पर बैठने के लिए की हो। उससे पहले कि मजीद कोई बात होती, हाल का दरवाज़ा खुला और सदर साहब अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे, जिनके हाथ में सुरख रंग की एक फ़ाइल मौजूद थी। शागल समेत दोनों फौजी उठकर खड़े हो गए और फिर उन दोनों ने फौजियों के अंदाज में सदर को सैल्यूट किया, जबकि शागल ने सलाम किया। बैठे, सदर ने कहा और फिर खुद भी मेज़ की दूसरी तरफ रखी हुई एक ऊंची पुश्त की कुर्सी पर बैठ गए। सदर के बैठने के बाद शागल और दूसरे कर्नल भी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए, जबकि सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी ने हाथ में मौजूद फाइल सदर के सामने रखी और फिर मुड़कर तेज से कदम उठाता हाल से बाहर चला गया। सदर ने फाइल खोली और चंद लम्हों तक फाइल में मौजूद कागजात को सरसरी अंदाज में देखते रहे और फिर उन्होंने फाइल बंद करके एक तवील सांस लिया। क्या हम कभी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मुकाबले में जीत सकेंगे? सदर ने बड़े हसरत भरे लहजे में कहा तो शागुल बेइख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तासरात उभर आए थे। उसके जहन में ये तसव्वुर ही ना था कि सदर इस तरह अचानक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का नाम लेंगे। कर्नल रामेश और कर्नल कृष्ण दोनों के चेहरों पर भी हैरत के तासुरात थे। उनका टकराव आज तक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से नहीं हुआ था, क्योंकि वो दोनों हाल ही में अपने लिए नए ओहदों पर तैनात हुए थे। इसलिए उनके चेहरों पर सिर्फ हैरत के तासुरात थे, लेकिन किसी ने सदर की बात का कोई जवाब ना दिया था। मैंने ये हंगामी मीटिंग इसलिए कॉल की है कि काफिस्तान एक यूरोपीय मुल्क के साथ मिलकर एक ऐसा खुफिया स्पेशल स्टेशन तैयार कर रहा है जिसकी मदद से फ़िज़ा में मौजूद पाकिस्तानी हवाई सैयारों से फ़ौजी मामलात हासिल की जा सकें, क्योंकि काफिस्तान की तरह पाकिस्तान ने भी ऐसे हवाई सैयारे फ़िज़ा में छोड़े हुए हैं जो न सिर्फ हमसाया मुल्कों में होने वाली फ़ौजी नकलो हरकत की रिपोर्टें अपने मुल्क में मुहैया करते हैं, बल्कि फ़ौजी नोयत के तमाम फ़ोन और ट्रांसमीटर या ऐसे ही आलात से की जाने वाली गुफ्तगू को भी अपने मुल्क में पहुँचाते हैं। इस तरह दुश्मन मुल्क के तमाम फौजी मंसूबों, उनकी छावनियों, असलहा डिपो और तमाम नकलो हरकत से दूसरा मुल्क साथ साथ आगाह भी रहता है और उनसे तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम भी करता रहता है। काफिस्तान ने 4 मवासलाती और फौजी नोयत के हवाई सैयारे फ़िज़ा में भेजे हैं, लेकिन हमने एक्रीमिया से ऐसी जदीद तरीन मशीनरी हासिल की हुई है जिसे दूसरा मुल्क किसी भी मालूमात हासिल नहीं कर सकता। इसलिए हमारे हवाई सैयारे तो मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। अलबत्ता पाकिस्तान ने हला में ऐसे भी सैयारे भेजे हुए हैं जो काफिस्तान और दूसरे हमसाया मुल्क बहादुरस्तान के बारे में मालूमात अपने सेंटर को मुहैया करते रहते हैं। जिस तरह हमारे सैयारे पाकिस्तान के बारे में मालूमात हमें मुहैया करते हैं, उसी तरह पाकिस्तान के सैयारे काफिस्तान के बारे में फ़ौजी मालूमात पाकिस्तान को मुहैया करते हैं। पाकिस्तान वाले हमारे सैयारों की जदीद तरीन मशीनरी की वजह से मालूमात को समझ नहीं सकते, लेकिन हम एक ऐसा स्टेशन नस्ब कर रहे हैं जो पाकिस्तानी हवाई सैयारों की मशीनरी को इस तरह जाम कर सकेंगे कि वो हमारी फ़ौजी मालूमात पाकिस्तान को मुहैया ना कर सकेंगे। गो इस स्पेशल स्टेशन को खुफिया रखा गया है और ये स्टेशन अब तैयार हो चुका है और चंद रोज़ बाद ये काम शुरू कर देगा। अलबत्ता तजर्बाती तौर पर उससे काम लिया जा रहा है और रिज़ल्ट बेहद हौसला अफजा है, लेकिन हमें मालूम है कि जब पाकिस्तान वालों को ये रिपोर्टें नहीं मिलेंगी तो उसके माहिरीन अपने हवाई सैयारों को चेक करेंगे और फिर वो इस मशीनरी को ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक हमारा स्टेशन काम करता रहेगा वो उसे किसी सूरत भी ठीक ना कर सकेंगे और ये भी उन्हें मालूम हो जाएगा कि ऐसा किसी स्टेशन के ज़रिए किया जा रहा है तो लामहला वो उस स्पेशल स्टेशन को तबाह करने के लिए अपनी एजेंसियों को हरकत में लाएंगे। और मैंने पहला फिक्रा इसलिए कहा था कि आज तक के रिकॉर्ड के मुताबिक हमेशा जीत पाकिस्तान की हुई है। क्या अब भी ऐसा ही होगा? क्या हमारा स्टेशन जिस पर हम करोड़ों अरबों डॉलर खर्च कर चुके हैं और जिसके ज़रिए हम अपने दफ़ा को भी नाकाबिल तस्वीर बना रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान के हाथों तबाह कर दिया जाएगा और हम कुछ ना कर सकेंगे? सदर ने मुसलसल बोलते हुए कदरे जज्बाती लहजे में कहा, सर क्या ये इत्तला मिल चुकी है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस उस पर काम कर रही है? शागुल ने कहा,
ابھی اس اسٹیشن نے کام ہی شروع نہیں کیا تو پاکیزہ والوں کو اس کی اطلاع کیسے مل سکتی ہے؟ لیکن آئندہ ہفتے نے اس نے کام شروع کر دینا ہے، پھر انہیں معلوم ہوگا اور پھر وہ کوئی کوشش کریں گے، صدر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یس سر، لیکن سر اب فوری طور پر کیا خطرہ ہے جس کے لیے ایمرجنسی میٹنگ کال کی گئی ہے؟ اس بار کرنل رامیش نے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس بار ہم پاکیزہ سیکرٹ سروس کو شکست دیں اور اس کے لیے اسٹیشن کی ایسی فول پروف حفاظت کی جائے کہ وہ لوگ اسے کسی صورت تباہ نہ کر سکیں۔ صدر نے کہا، یہ بہت بہتر اسکیم ہے جناب صدر، لیکن کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ اس اسٹیشن کو یہاں کی ایجنسیوں سے بھی خفیہ رکھا جائے تاکہ پاکیزہ کے لوگ اس کا سراغ نہ لگا سکیں؟ اس بار قومی سلامتی کے مشیر کرنل کرشن نے کہا، آپ کو چونکہ سائنس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے اس لیے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اسٹیشن سے خصوصی ریز نکل کر ان سیاروں تک پہنچتی ہیں اور انہیں جام کر دیتی ہیں، اس لیے ان ریز کی مدد سے آسانی سے اس جگہ کا پتہ چلایا جا سکتا ہے جہاں سے یہ ریز فائر کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے اسٹیشن کو چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اس کی اس انداز میں حفاظت کرنی ہے کہ دشمن ایجنٹ اسے تباہ نہ کر سکیں، صدر نے کہا۔ آپ درست فرما رہے ہیں جناب، آپ اس کے بارے میں تفصیل بتائیں اور پھر بے فکر ہو جائیں۔ کافرستان سیکرٹ سروس اس کی بخوبی حفاظت کرے گی، شاگل نے کہا۔ یہ اسٹیشن سنندر کے انتہائی گھنے جنگلات کے علاقے ماروتی میں بنایا گیا ہے۔ اس اسٹیشن کو ایسی جگہ بنایا گیا ہے کہ اس کے گرد انتہائی چوڑی خوفناک دلدل ہے جسے کسی صورت بھی کراس نہیں کیا جا سکتا۔ اس اسٹیشن کے گرد چاروں طرف 1 کلومیٹر کے دائرے میں انتہائی حساس آلات نصب ہیں جن کے ذریعے نہ صرف اجنبیوں کو مارک کیا جا سکتا ہے بلکہ انہیں انتہائی آسانی سے ہلاک بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد وسیع اور گھنا جنگل ہے جہاں قدیم دور کے قبیلے بھی رہتے ہیں اور موجودہ دور کی آبادیاں بھی ہیں، صدر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ سر، بزر یا ہیلی کاپٹر بھی تو یہ لوگ وہاں پہنچ سکتے ہیں، کرنل کرشن نے کہا۔ اس اسٹیشن سے چاروں طرف 10 کلومیٹر کے فضائی علاقے کو سرکاری طور پر ڈیتھ زون قرار دے دیا گیا ہے۔ اب اس کے اوپر سے نہ کوئی طیارہ گزر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ہیلی کاپٹر۔ وہاں چاروں طرف ایسے گنے نصب ہیں جو انہیں فضا میں ہی تباہ کر دیں گی، صدر نے جواب دیا۔ جناب، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کرنل رامیش نے پوچھا۔ اس ماروتی علاقے میں داخل ہونے کے 2 راستے ہیں، ایک راستہ مغرب کی طرف سے ہے جسے کاروش کہا جاتا ہے، یہاں ملٹری انٹیلیجنس کی ایک مستقل چیک پوسٹ رہے گی اور یہاں سے گزرنے والے ہر آدمی کو، چاہے وہ شہری آدمی ہو یا کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، اس کی چیکنگ ہوگی۔ دوسرا راستہ شمالی طرف سے ہے، اس علاقے کو برام کہا جاتا ہے، برام میں بھی چیک پوسٹ بنائی جائے گی اور برام سے کاروش تک کے پورے علاقے میں جیپوں پر ملٹری انٹیلیجنس رات دن گشت کرتی رہے گی اور ہر مشکوک آدمی کو چیک کیا جائے گا۔ وہاں جہاں آپ چاہیں اپنا مستقل کیمپ لگا سکتے ہیں، جہاں آپ کا کوئی ایسا آفیسر انچارج ہوگا جو بے حد تجربہ کار آدمی ہو اور پاکیزہ سیکرٹ سروس کے مقابلے میں کام کر سکے، صدر نے کہا۔ جناب، ملٹری انٹیلیجنس کے سپر سیکشن کا انچارج ہے کرنل ناتھ، وہ بے حد ہوشیار اور تجربہ کار آدمی ہے، وہ اس سارے علاقے کو سنبھال لے گا۔ اور سر، کرنل ناتھ ملٹری انٹیلیجنس میں آنے سے پہلے کرنل رامیش نے کہا، ہاں میں نے اس کی رپورٹ دیکھی ہے، چنانچہ اس کا انتخاب درست ہے، اس لیے میں نے اس کی منظوری دیتا ہوں، صدر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ یس سر، کرنل رامیش نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ میرے لیے کیا حکم ہے جناب؟ شاگل نے کہا۔ آپ اور آپ کی سروس نے پورے کافرستان میں ان لوگوں کے داخلے کا سراغ لگانا ہے اور پھر ان کا خاتمہ کرنا ہے جہاں بھی ہو سکے، اور چاہے آپ ساندر کے جنگلات تک پہنچ جائیں، لیکن آپ زیادہ سے زیادہ سوجام شہر تک جا سکیں گے، اس کے بعد ملٹری انٹیلیجنس کا ایریا ہوگا اور اگر آپ انہیں کور نہ کر سکے تو آپ اس کی اطلاع کرنل ناتھ کو دینے کے پابند ہوں گے، صدر نے کہا۔ یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی سر، شاگل نے جواب دیا۔ یہ کام آج سے شروع ہو جانا چاہیے کیونکہ آئندہ ہفتے نے ہیلی کاپٹر پر جا کر اس اسٹیشن کا افتتاح کرنا ہے اور پھر میرے ہیلی کاپٹر کے واپس آ جانے کے بعد وہاں ڈیتھ زون کا آغاز کر دیا جائے گا، صدر نے کہا۔ جناب، اس اسٹیشن کے اندر بھی کوئی سیکیورٹی موجود ہوگی یا نہیں؟ کرنل کرشن نے پوچھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، البتہ سائنسی حفاظتی انتظامات ہوں گے، صدر نے کہا۔ جناب، اس اسٹیشن پر جو لوگ کام کریں گے ان کے لیے سپلائی اور ان کے آنے جانے کا کیا انتظام رکھا گیا ہے؟ شاگل نے پوچھا تو صدر بے احتیاط چونک پڑا۔ آپ کا یہ سوال بتا رہا ہے کہ آپ واقعی تجربہ کار اور ذہین آدمی ہیں۔ ناکامی صرف بدقسمتی کی وجہ سے ہوتی رہی ہے، بہرحال جہاں تک انتظامات کا تعلق ہے انہیں خفیہ رکھا گیا ہے اور آپ بے فکر رہیں، ان انتظامات کو کوئی بریک نہ کر سکے گا، صدر نے کہا۔ یس سر، شاگل نے جواب دیا۔ اوکے، میٹنگ برخاست، اب آپ نے اپنے کام کا آغاز کر دینا ہے، صدر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے اٹھتے ہی شاگل اور دونوں کرنل اٹھ کر کھڑے ہو گئے، پھر صدر مڑے اور دروازے سے باہر چلے گئے جہاں سے وہ آئے تھے۔ فائل اب ان کے ہاتھ میں تھی۔ ان کے باہر جانے کے بعد شاگل اور دونوں کرنل بھی اس دوسرے دروازے کی طرف بڑھے اور تھوڑی دیر بعد شاگل کی کار واپس اس کے ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ عمران نے کار میٹرو ہوٹل کی پارکنگ میں روکی اور پھر کار سے اتر کر اس نے اسے لاک کیا۔ اسی لمحے پارکنگ بوائے نے دوڑ کر اسے آتے ہوئے سلام کر کے کار دیا اور پھر مڑ کر دوسری طرف آنے والی کار کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ آج چونکہ ویکینڈ نائٹ تھی اس لیے دارالحکومت کے ہوٹلوں میں رش عام دنوں سے کہیں زیادہ ہوتا تھا اور ہوٹل میٹرو کا خوبصورت حال تو ویسے بھی عام دنوں میں مردوں اور عورتوں سے بھرا رہتا تھا، اس لیے ویکینڈ پر تو یہاں پیر دھرنے کی جگہ نہیں رہتی تھی۔ ویسے ہوٹل میٹرو کی کافی دور دور تک شہرت تھی، اس لیے عمران کھانا کھانے کے بعد ویسے ہی کافی پینے کے لیے ہوٹل میٹرو کی طرف چل پڑا تھا۔
मेन गेट में दाखिल होकर वो कुछ देर तो एक तरफ खड़े होकर हाल में मौजूद अफराद को देखता रहा। हाल खचाखच भरा हुआ था और कहीं कोई सीट खाली नजर न आ रही थी। उसी लम्हे एक सुपरवाइजर तेजी से उसके करीब आया। इमरान साहब खुश आमदीद, इधर स्पेशल सीट्स मौजूद हैं, आप इधर आ जाएं। नौजवान सुपरवाइजर ने कहा, जो जाहिर है इमरान को जानता था क्योंकि इमरान अक्सर उस होटल में आता रहता था। अरे अरे, स्पेशल पर्सन तो माजूर अफराद को कहा जाता है, तुमने कब से मुझे जहनी माजूर बना दिया है, इमरान ने कहा तो सुपरवाइजर बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। आप अगर जहनी माजूर हैं इमरान साहब, तो फिर तो हम में से किसी के पास सर से जहन ही ना होगा, सुपरवाइजर ने जवाब दिया तो इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। फिर उस सुपरवाइजर की रहनुमाई में वो कोने में लगाई हुई नशिस्तों की तरफ बढ़ता चला गया। उन नशिस्तों पर कार्ड रखे हुए थे, उनमें से जो सीट आपको पसंद आ जाए वहाँ मौजूद कार्ड बंद करके मेज़ पर रख दें और तशरीफ़ रखें, सुपरवाइजर ने कहा और उसके साथ ही तेज़ी से मुड़कर वो एक तरफ बढ़ता चला गया। इमरान ने एक मेज़ पर मौजूद कार्ड उठाकर बंद किया और उसे मेज़ पर रख दिया। उसी लम्हे एक वेटर वहाँ आया तो इमरान ने उसे हॉट कॉफ़ी लाने का कह दिया तो वेटर सर हिलाता हुआ वापस चला गया। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? अचानक एक निस्वानी आवाज़ इमरान को सुनाई दी तो उसने चौंक कर उस तरफ देखा। उसके दाएं तरफ एक नौजवान लड़की खड़ी थी जिसने जदीद तराश की शर्ट और पैंट पहनी हुई थी। कांधे पर खूबसूरत लेकिन जदीद लेडीज बैग लटक रहा था। लड़की के नए नक्श यूनानी अंदाज के थे। सुनहरे घुंघरियाले बाल कंधों पर पड़े हुए थे। मजमूई तौर पर वो एक पुरकशिश और खूबसूरत लड़की थी। तशरीफ़ रखें, इमरान ने जवाब दिया। शुक्रिया, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर अपना बैग मेज़ पर रखकर वो कुर्सी पर इत्मीनान से बैठ गई। मेरा नाम शाहीना लारा है, मैं क्रीमिया से यहाँ अपने आबाई मुल्क में आई हूँ ताकि यहाँ 1-2 माह गुजार सकूँ। मुझे आपसे मुलाकात करने पर बेहद खुशी हो रही है, शाहीना लारा ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या वाकई आपको खुशी हो रही है या आप सिर्फ रस्मी फ़िक्रे बोल रही हैं? इमरान ने कहा तो शाहीना लारा बेइख्तियार चौंक पड़ी। एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर हैरत की तासुरात उभर आए, लेकिन दूसरे लम्हे वो बेइख्तियार मुस्कुरा दी। ये मेरे एहसासात हैं, रस्मी फ़िक्रे नहीं, शाहीना लारा ने कहा। अच्छा, फिर तो आप इस दुनिया की पहली लड़की हैं जिसे मुझसे मिलकर खुशी हो रही है, वरना लोगों से मिलकर मुझे खुशी होती है, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा तो शाहीना लारा बेइख्तियार हंस पड़ी। आप खूबसूरत बातें करते हैं लेकिन आपने अपना तारुफ नहीं कराया, वालिदैन ने तो आपका कोई नाम तो रखा होगा। शाहीना लारा ने इस बार हाथ से बेतकल्लुफाना लहजे में कहा। बिल्कुल रखा है, मेरे नाम के दोनों जुज़ वालिदैन के रखे हुए हैं, जबकि मेरा ख्याल है कि आपके नाम का एक जुज़ वालिदैन का रखा हुआ है और दूसरा आपने खुद रखा है, क्योंकि दोनों का जोड़ बिल्कुल नहीं मिल रहा। ऐसे लग रहा है जैसे हंसना और रोना बैक वक्त हो रहा हो। इमरान की जुबान जाहिर है पूरी रवानी से चल रही थी, वो कैसे ज़रा वजाहत करें? शाहीना लारा ने कदरे उलझे हुए लहजे में कहा। शायद उसे इमरान की बात की समझ नहीं आई थी। आपके नाम के 2 जुज़ हैं, एक जुज़ शाहीना है, मतलब है कि आप लड़कियों की शाहीन हैं। बड़ा खूबसूरत और पुरमायनी नाम है। ये तो हुआ हंसना, खुश होना, जबकि दूसरा जुज़ है लारा। ये शायद क्रीमियन नाम है और जाहिर है आपने वहाँ के माशरे को मद्देनज़र रखते हुए रखा होगा, लेकिन शाहीन के साथ इसका कोई जोड़ नहीं बनता। वो अगर हंसना है तो ये रोना है, इमरान ने वजाहत करते हुए कहा तो शाहीना लारा बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसी लम्हे वेटर ने आकर हॉट कॉफ़ी के बर्तन मेज़ पर लगाने शुरू कर दिए। आप क्या पीना पसंद करेंगी? मैं तो यहाँ सिर्फ कॉफ़ी पीने आता हूँ, इमरान ने कहा। मैं भी हाफ कॉफ़ी ही पी लूँगी, शाहीना लारा ने कहा। काफ़ी के बर्तन मिस साहिबा के सामने रख दो, लेडीज़ फर्स्ट बल्कि गर्ल्स फर्स्ट। ओ नहीं, हम इकट्ठे ही लेंगे, ये बर्तन ले जाओ और इकट्ठी काफ़ी लेकर आओ। यस मैडम, अच्छा आपके नाम के 2 जुज़ कौन से हैं? शाहीना लारा ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले आपके नाम से जो मसला दरपेश है वो तो हल हो जाए, फिर मैं भी अपना सीधा साधा सा बेरंगो बू किस्म का तारुफ करा दूंगा, इमरान ने कहा तो शाहीना लारा बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। शाहीना, वाकई वालिदैन ने मेरा नाम रखा था, लेकिन एक्रीमिया में ऐसे नाम नहीं चलते, इसलिए मैंने साथ लारा का इजाफा कर लिया और अब एक्रीमिया में ही मुझे लारा कहा जाता है। लेकिन यहाँ अगर मैंने जिसको भी लारा नाम बताया वो इस तरह हैरान होकर मुझे देखता है जैसे मैं झूठ बोल रही हूँ। हर एक से वजाहत की कि लारा एक्रीमियन नाम है, मगर फिर भी लोग हैरान होते हैं कि लड़की तो एशिया की है और नाम एक्रीमियन। इसलिए अब मैंने यहाँ पूरा नाम शाहीना लारा बताना शुरू कर दिया है। वैसे आपकी बात दुरुस्त है, मुझे ज़ाती तौर पर शाहीना नाम ही पसंद है, शाहीना लारा ने पूरी वजाहत करते हुए कहा। लेकिन मुझे तो लारा पसंद है। हमारे यहाँ किसी ज़माने में एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था जिसमें लारा लपा के अल्फाज बार बार इस्तेमाल होते थे और हीरोइन का नाम रखा गया था लारा लपा गर्ल। मतलब है कि ज़िंदगी को खूब इंजॉय करने वाली लड़की। और तुमने मुझे और तुम भी मुझे लगता है कि लारा लपा गर्ल ही हो, इसलिए तो मैं तुम्हें लारा ही कहूँगा, इमरान ने कहा तो शाहीना लारा बेइख्तियार मुस्कुरा दी। आप बड़ी खूबसूरत अंदाज में बातें करते हैं, बहरहाल अब आप अपना तारुफ करा ही दें, शाहीना लारा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ तो अब हो जाए तारुफ, शाहीना लारा ने प्यारी उठाते हुए कहा। तो दिल थाम कर बैठो, अगर दिल है तो, अगर किसी को दिया हुआ है तो उससे आर्जी तौर पर वापस मांग लो, क्योंकि दिल को जब तक थामा ना जाए ये गिर पड़ता है। वो क्या कहते हैं कि दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा और कौन चुनता फिरेगा दिल के टुकड़े, इसलिए दिल थाम कर बैठना ज़रूरी है।
इमरान की ज़ुबान एक बार फिर रमा हो गई तो शाहीना लारा के चेहरे पर हैरत के साथ साथ मामूली से उलझन के तासुरात भी नुमायां हो गए थे। शायद इमरान की टाइप उसकी समझ में ना आ रही थी। मैंने आपको तारुफ के लिए कहा है, आप दिल के टुकड़ों पर आ गए हैं। शाहीना लारा ने उलझे हुए लहजे में कहा। अच्छा चलो कराए देता हूँ तारुफ, लेकिन पहले ये तो बता दो कि तारुफ मुकम्मल कराया जाए, नामुकम्मल या ओवर मुकम्मल, जैसा तुम कहो। इमरान ने कहा तो शाहीना लारा बेइख्तियार हंस पड़ी। तीनों ही करवा दो। एक तारुफ तो है हकीर फ़कीर पर तकसीर हीच मदा बंदा नादान। इमरान ने बोलना शुरू किया तो शाहीना लारा के चेहरे पर हैरत के साथ साथ गुस्से के तासुरात उभर आए। आप यकीनन मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, शाहीना लारा ने कहा। अरे अरे, आपने तो खुद ही कहा है कि तीनों तारुफ करवा दूं। चलो ये आपको पसंद नहीं तो दूसरा करा देता हूँ। मन का मुसम्मी परेशान, कदरदान, कोचवान, सारबान, फीलबान, मेहरबान। सॉरी, मुझे मालूम न था कि आप इस अंदाज में मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं जा रही हूँ, शाहीना लारा ने यकलखत एक झटके से उठते हुए कहा। उसके चेहरे पर इस बार हास्य, गुस्से और कबीदगी के तासुरात उभर आए थे। तुम्हारा मजाक, इसमें तुम्हारा मजाक कहाँ से दाखिल हो गया? मैं तो अपना तारुफ करा रहा था। अगर आप नहीं सुनना चाहती तो ना सही, लेकिन काफ़ी का कप तो पूरा पी लें। इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। ये आप किस किस्म का तारुफ करा रहे हैं? कोचवान, सारबान, क्या मतलब हुआ इसका? शाहीना लारा ने दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अच्छा तो आपके ख्याल के मुताबिक तारुफों की किस्में होती हैं? हैरत है, जैसे बुनियादी तारुफ, तौसीफ़ी तारुफ, घरेलू तारुफ, बाजारी तारुफ, तिजारती तारुफ। बस ठीक है, प्लीज़ आप तारुफ ना कराएं, काफ़ी हो गया है, शाहीना लारा ने इंतहाई झल्लाए हुए लहजे में कहा। ये कैसे हो सकता है कि मैं अपना इस कदर खूबसूरत तारुफ ना करवाऊँ? कमाल है, सेठ आलू भाई, कचालू भाई अपना तारुफ करा सकते हैं और मैं नहीं करा सकता, क्यों? इमरान ने कहा तो शाहीना लारा बेइख्तियार ज़िच हो जाने के अंदाज में हंस पड़ी। मेरे ख्याल में दुनिया में आप जैसी बातें करने वाला और कोई नहीं हो सकता, शाहीना लारा ने हंसते हुए कहा। मर्द या औरत, कौन नहीं हो सकता? मर्द। चलो शुक्र है आपने मुझे मर्द तो कहा, वरना ख़वातीन तो मुझे लड़का कहती हैं। बॉय ये उठा दो, बॉय ये रख दो। हालांकि बॉय भी बहुत सी किस्मों के होते हैं, जैसे लाइफ बॉय, पार्किंग बॉय, प्ले बॉय। इमरान की ज़ुबान एक बार फिर रमा हो गई तो शाहीना लारा ने इस बार माथे पर हाथ रख लिया और आंखें बंद कर लीं। चलो फिर सादा सा तारुफ करा दो, आप भी क्या याद करेंगी? किसी का इस कदर सादा तारुफ भी हो सकता है, इमरान ने कहा तो शाहीना लारा ने इस तरह इमरान को देखना शुरू कर दिया जैसे वो इंतहाई इश्तियाक भरे अंदाज में उसके मुंह से उसका तारुफ सुनना चाहती हो। अली इमरान, MSc DSc आक्सन। इमरान ने इस बार बड़े सादा से लहजे में कहा तो शाहीना लारा बेइख्तियार चौंक पड़ी। DSc, डॉक्टर ऑफ साइंस, और वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से? क्या वाकई? शाहीना लारा ने इस अंदाज में कहा जैसे उसे इमरान के तारुफ पर यकीन ना आ रहा हो। इसीलिए तो मैं सादा सा तारुफ नहीं कराता, लोग यकीन ही नहीं करते कि काबिलियत इस कदर ज़्यादा, और डिग्री सिर्फ डॉक्टर ऑफ साइंस की। इमरान ने बड़े मसमसे से लहजे में कहा तो शाहीना लारा बेइख्तियार खिलखिला कर हंस पड़ी। सर आपका फ़ोन है, फ़ोन रूम में तशरीफ़ ले जाएं। अचानक वेटर ने करीब आकर बड़े मोदबाना लहजे में कहा। ओह अच्छा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं फ़ोन सुन लूँ, शायद कोई नई डिग्री मुझे अवार्ड की गई हो और मेरे तारुफ में कुछ वज़न आ जाए। इमरान ने उठते हुए कहा। तारुफ तो अब भी काफ़ी वज़नी है, बहरहाल फ़ोन सुन लें, फिर बात होगी, शाहीना लारा ने कहा। और इमरान मुस्कुराता हुआ उठकर तेज़ी से काउंटर की तरफ बढ़ गया जिसके साथ ही फ़ोन रूम था। इमरान हैरान हो रहा था कि यहाँ उसे किस लिए फ़ोन किया गया, क्योंकि वो किसी को बताकर तो नहीं आया था। उसने फ़ोन रूम में दाखिल होकर दरवाज़ा अंदर से बंद किया और फिर एक तरफ रखे हुए रिसीवर को उठाकर फ़ोन से कॉल लगा लिया। हेलो, इमरान ने कहा। अली इमरान बोल रहे हो? एक अजनबी सी आवाज़ सुनाई दी, लहजा हंसक रख था। अली इमरान, MSc DSc आक्सन बोल रहा हूँ। आप कौन है? इमरान ने कहा। लारा तुम्हारी मेज़ पर बैठी हुई है और ये लड़की बहुत जल्द दूसरों पर एतमाद कर लेती है, लेकिन ये बता दूं कि इसकी हैर हवा बहुत है। अगर तुमने इसे लुभाने या रुझाने की कोशिश की तो बगैर बाज पुर्स तुम्हें गोली मारी जा सकती है। दूसरी तरफ से इंतहाई सख्त लहजे में कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया और कमरे से बाहर आ गया। होटल एक्सचेंज से मेरी बात कराओ, इमरान ने काउंटर पर मौजूद लड़की से मुखातिब होकर कहा। यस सर, लड़की ने मोदबाना लहजे में कहा और सामने मौजूद फ़ोन का रिसीवर उठाकर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस किया और रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। यस, होटल एक्सचेंज। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मैं काउंटर से बोल रहा हूँ, अभी मुझे यहाँ फ़ोन कॉल की गई है और मैंने फ़ोन रूम में कॉल सुनी है। आप चेक करके मुझे बताएं कि ये कॉल कहाँ से की गई है। यस सर, आप लाइन पर रहें। ओके, आप लाइन पर हैं क्या? थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से वही निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। सर ये कॉल पब्लिक बूथ से की गई है, लड़की ने जवाब दिया। क्या इस एरिया की निशानदही हो सकती है जहाँ से ये कॉल की गई है? नो सर, दूसरी तरफ से कहा गया। तो इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया और फिर तेज़ी से उड़कर वापस अपनी मेज़ पर आया तो एक बार फिर ठटक गया क्योंकि शाहीना लारा वहाँ मौजूद ना थी। सर मैडम चली गई हैं और वो कहकर गई हैं कि आपको पैगाम दे दिया जाए कि एमरजेंसी की वजह से इन्हें जाना पड़ा है, फिर मुलाकात होगी। वेटर ने करीब आकर इमरान से मोदबाना लहजे में कहा।
खुद उठकर गई है या कोई पैगाम पहुंचाया गया है जिसकी वजह से उसे जाना पड़ा है, इमरान ने कहा। एक गैर मुल्की उनकी टेबल पर आया। उसने मैडम से कोई बात की तो मैडम ने इशारे से मुझे बुलाकर कहा कि मैं पैगाम आपको दे दूं, और वो खुद उठकर उस गैर मुल्की के साथ चली गई। ओके ठीक है, जाकर मजीद हार्ड कॉफ़ी ले आओ। यस सर, वेटर ने कहा और वापस चला गया। वेटर के जाते ही इमरान ने झुककर उस कुर्सी के साथ जिस कुर्सी पर शाहीना लारा बैठी हुई थी पड़ा हुआ कार्ड उठा लिया। कार्ड वो अपनी कुर्सी पर बैठते ही देख चुका था, लेकिन वो उसे वेटर के सामने ना उठाना चाहता था। उसने कार्ड को देखा। कार्ड की एक साइड खाली थी जबकि एक साइड पर किसी इंजीनियरिंग फर्म का नाम और पता दर्ज था। उसके साथ ही फ़ोन नंबर भी दर्ज था। ये पता क्रीमिया के दारुल हुकूमत वेलिंगटन का था। इमरान चंद लम्हे गौर से कार्ड को देखता रहा और फिर उसने उसे जेब में रख लिया। उसी लम्हे वेटर ट्राली धकेलता हुआ आया और उसने काफ़ी के बर्तन मेज़ पर लगाने शुरू कर दिए और फिर वापस चला गया। उसके वापस जाने के बाद इमरान ने काफ़ी बनाई, फिर उसे चिस्कियाँ लेकर पीना शुरू कर दिया। उसके जहन में फ़ोन कॉल और शाहीना लारा की फौरी वापसी, किसी गैर मुल्की का इस तक पहुँचना और फ़ोन कॉल किसी पब्लिक फ़ोन बूथ से करना, ये सब कुछ एक खिचड़ी की तरह पक रहा था। और फिर एक ख्याल अचानक उसके जहन में आया और तो वो चौंक पड़ा, क्योंकि उसे ख्याल आया था कि जैसे ही उसने शाहीना लारा को अपना असल तारुफ कराया तो उसके फ़ौरन बाद ही कॉल आ गई और फिर एक गैर मुल्की भी शाहीना लारा तक पहुंच गया। इसका मतलब था कि वो दोनों गैर मुल्की यहाँ पहले से मौजूद थे और शाहीना लारा और उसके दरमियान होने वाली बातचीत सुन रहे थे। शायद उनके हुक्म में हो या कुछ फासले पर, क्योंकि अब ऐसे हालात आ गए थे जो काफ़ी फासले से बातचीत को सुनना मुमकिन बना देते थे। फिर एक गैर मुल्की ने बाहर जाकर बरामदे में मौजूद फ़ोन बूथ से उसे कॉल किया और लाजमन अली इमरान लिया जिस पर काउंटर से पैगाम उस तक पहुंचा, क्योंकि इस होटल का रवाज था कि आर्डर लेने के बाद नाम पूछा जाता था ताकि बिल उसी नाम से बनाया जाए। और इमरान चूँकि यहाँ आता जाता रहता था इसलिए उसे अब अपना नाम बताने की ज़रूरत नहीं थी। वो खुद ही उसका नाम लिखवा देते थे। गो उसे शाहीना लारा से कोई दिलचस्पी ना थी, लेकिन जो ड्रामा यहाँ खेला गया और जिस तरह उसे फ़ोन पर धमकियाँ दी गई, ये सब कुछ उसे उकसा रहा था कि असल हालात मालूम करे। चनाचे उसने वेटर को बुलाकर बिल अदा किया और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद उसी कार तेजी से दानिश मंजिल की तरफ बढ़ी चली जा रही थी और फिर जैसे ही वो ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ, ब्लैक ज़ीरो बे इख्तियार उठकर खड़ा हो गया।